सो हेलो एवरीवन, वेलकम टू इम्पोर्टेंट फॉर यूपीएससी चैनल। और आज हम लोग पढ़ेंगे फैक्ट्रीज एक्ट 1948 के बारे में। पिछले लेक्चर में हमने देखा था पेमेंट ऑफ वेजेस एक्ट के बारे में, और इस लेक्चर में हम लोग फैक्ट्रीज एक्ट के बारे में पढ़ेंगे। अब जैसा कि आप जानते हैं कि आपका एग्ज़ाम बहुत पास आ रहा है, तो उस सीरीज़ में हम लोग ये एक्ट्स कवर कर रहे हैं ईपीएफओ एग्ज़ाम के लिए। तो शुरू करते हैं फैक्ट्रीज एक्ट 1948। अब देखिए, इस वीडियो को मैं बहुत छोटे से छोटा रखने की कोशिश करूँगा, तो मैं वन गो में आपको आसानी से समझा दूँगा। उसके बाद आप क्या करेंगे, इसको ध्यान से सुनने के बाद इसका एक बार नोट्स बना लेंगे और फिर उसी को बार बार पढ़ते रहेंगे। ठीक है। अगर आपको ये नोट्स चाहिए तो आप मेरे को कमेंट सेक्शन में बताइए, मैं आपको दे दूँगा। ठीक है। अब हम लोग शुरू करते हैं। देखिए, सबसे पहले बिफोर इंडिपेंडेंस देखते हैं। तो फैक्ट्रीज एक्ट बिफोर इंडिपेंडेंस इंडिया की ग्रोथ को रेस्ट्रिक्ट करने के लिए लेके आया गया था ब्रिटिशर्स के द्वारा, जिसमें वो वर्किंग आवर्स को डील करते थे वर्कर्स के। ठीक है। आफ्टर इंडिपेंडेंस फैक्ट्रीज एक्ट 1948 जो आया था वो वर्कर्स के हेल्थ और सेफ्टी के लिए, वर्कर के काम करने की जो वर्किंग आवर है उसको फिक्स करने के लिए, और अगर कोई एक्सीडेंट हो जाए तो उसके अगेंस्ट क्या एक्शन लिया जाए उसके लिए, उसको पहले से कैसे रोका जाए उसके लिए, और वर्कर्स के वेलफेयर के लिए ये फैक्ट्रीज एक्ट 1948 बना था। ठीक है। अब देखिए, सबसे पहले हमको देखना है कि फैक्ट्री होता क्या है। तो फैक्ट्रीज एक्ट के अकॉर्डिंग कोई भी प्रीमाइस, प्रीमाइस का मतलब होता है ऐसा एरिया जहाँ पे या तो लैंड हो सकता है, या तो बिल्डिंग हो सकता है, या तो दोनों साथ में हो सकते हैं। कोई भी प्रीमाइस या फिर प्रेजेंट, प्रेजेंट क्या होता है, प्रेजेंट मतलब होता है कि कोई भी एक ऐसा एरिया जो चारों तरफ से वॉल से सराउंडेड है, उसको हम लोग प्रेजेंट बोलते हैं। तो देखिए, कोई भी प्रीमाइस, कोई भी प्रेजेंट वहाँ पे मैन्युफैक्चरिंग हो रहा हो और उस मैन्युफैक्चरिंग में पावर का यूज़ हो रहा हो। पावर मतलब क्या, पावर मतलब इलेक्ट्रिसिटी वगैरह ये सब का यूज़ हो रहा हो। ठीक है। अगर वहाँ पे 10 वर्कर से ज़्यादा लोग काम कर रहे हैं, या फिर जहाँ पे पावर नहीं यूज़ हो रहा है वहाँ पे 20 वर्कर से ज़्यादा लोग काम कर रहे हैं, तो उस जगह पे फैक्ट्रीज एक्ट 1948 लागू होगा। ठीक है। और ये जो 10 वर्कर्स और या फिर 20 वर्कर्स हैं, ये पूरे 12th मंथ में किसी एक भी दिन अगर 10 वर्कर या 20 वर्कर्स पहुंच जाता है या उससे ज़्यादा हो जाता है तो वहाँ पे फैक्ट्रीज एक्ट लागू होगा। ठीक है। अब क्या क्या एक्सक्लूड है फैक्ट्रीज एक्ट में, डेफिनेशन में, कि फैक्ट्रीज़ में ये सब नहीं आते हैं। तो देखिए, माइंस हो गया, मोबाइल यूनिट आर्म्ड फोर्स का वो हो गया, रेलवे के जो रनिंग शेड्स हो गए वो हो गए, होटल्स हो गए, रेस्टोरेंट हो गए, ईटिंग प्लेसेस हो गए, तो ये सब फैक्ट्रीज एक्ट में नहीं आता है। ठीक है। अब देखिए, फैक्ट्रीज एक्ट में हम लोग कुछ डेफिनेशन देखते हैं। तो सबसे इम्पोर्टेंट डेफिनेशन है कि चाइल्ड की डेफिनेशन क्या होती है फैक्ट्री एक्ट में। तो देखिए, 0 से 15 के बीच में जितने भी वर्कर्स हैं उनको चाइल्ड कहा जाता है, और 15 से 18 के बीच में एडोलेसेंट, और 18 प्लस तो एडल्ट होते ही हैं। ठीक है। तो जो 0 से 15 के बीच में हैं उनमें से जो 14 क्रॉस कर चुके हैं लेकिन 15 नहीं पहुँचे हैं अभी तक, वो सारे के सारे एलिजिबल हैं फैक्ट्रीज़ एक्ट के अंदर काम करने के लिए। लेकिन उसके ऊपर एक कंडीशन लेके आया गया है कि वो सारे के सारे जो बच्चे हैं जो 14 ईयर्स के ऊपर हैं और 15 नहीं पहुँचे हैं अभी तक, वो सारे के सारे बच्चे सर्टिफिकेट ऑफ फिटनेस लेके आएंगे। वो सर्टिफिकेट ऑफ फिटनेस कौन देगा, सर्टिफाइंग सर्जेंट होगा एक, वो देगा। ठीक है। फिर ये सर्टिफिकेट ऑफ फिटनेस जो 12 मंथ तक वैलिड होता है, ये देने के बाद उसको एज अ वर्कर की तरह काम करने के लिए अलाउ कर दिया जाएगा। ठीक है। अब इस बच्चे को एक प्रोटेक्शन मिला है कि उसको एक दिन में 4.5 आवर से ज़्यादा काम नहीं करा सकते हैं, और उसका नाइट शिफ्ट में काम नहीं रख सकते हैं, वो सिर्फ डे शिफ्ट में ही काम करेगा। ठीक है। तो ये हो गया चाइल्ड के ऊपर। और जो 14 साल के नीचे के जितने भी बच्चे हैं वो सब फैक्ट्रीज़ में काम नहीं कर सकते, वो सब प्रोहिबिटेड हैं। ठीक है। अब 15 से लेके 18 के बीच में एडोलेसेंट आते हैं तो वो भी बच्चे ही, लेकिन उनको बच्चा कंसिडर नहीं किया जाता है। ठीक है। तो वो भी विथ सर्टिफिकेट ऑफ फिटनेस काम कर सकते हैं, और अगर वो सर्टिफिकेट ऑफ फिटनेस लेके आ गए तो उनको एज एन एडल्ट ट्रीट किया जाएगा
फैक्ट्रीज़ में, ठीक है। और एडल्ट तो काम कर ही सकते हैं। अब हम लोग देखते हैं वर्किंग आवर्स के बारे में। तो जो एडल्ट वर्कर्स हैं उनका क्या वर्किंग आवर फिक्स है। अब देखिए चाइल्ड का भी मैं आपको बताया कि चाइल्ड का वर्किंग आवर फिक्स है कि पर डे वो 4.5 आवर्स काम कर सकता है, और वैसे ही एडल्ट का वर्किंग आवर फिक्स है कि वो पर डे 9 आवर्स से ज़्यादा काम नहीं कर सकता, और पर वीक में 48 आवर्स से ज़्यादा काम नहीं कर सकता। अगर वो इससे ज़्यादा काम करता है तो वो ओवर टाइम में आएगा, और ओवर टाइम में जो उसको ऑर्डिनरी सैलरी मिल रही थी उसका वो डबल उसको मिलेगा। अब ये ऑर्डिनरी सैलरी क्या होता है, ये ऑर्डिनरी सैलरी या फिर ऑर्डिनरी वेजेस ये होता है आपका बेसिक वेज प्लस अलाउंसेस, ठीक है। इसमें बोनस या फिर ओवर टाइम का वर्क का पैसा ये नहीं जुड़ता है ऑर्डिनरी वेजेस में, ठीक है। अब ओवर टाइम भी ये नहीं है कि आपसे 24 घंटा काम करा रहे हैं पर डे में, तो उसमें क्या होगा ओवर टाइम में कि वर्क इसमें भी एक लिमिट सेट किया गया है कि जो वर्कर हैं वो पर वीक 60 घंटे से ज़्यादा काम नहीं कर सकते। तो 48 घंटे तो नॉर्मल पर वीक में हो गया, और जो ओवर टाइम वो कर सकते हैं वो मैक्सिमम 12 घंटे का है, ठीक है। अब 3 मंथ में यानी कि एक क्वार्टर में वो 50 घंटे से ज़्यादा ओवर टाइम नहीं कर सकते, ठीक है। तो ये सब प्रोटेक्शन दिया गया है फैक्ट्रीज एक्ट 1948 के अंदर। अब कंटिन्यूसली वो देखिए कुछ होता है कि कुछ लोगों को कंटिन्यूसली वो काम करने के लिए बोलते हैं कि कंटिन्यूसली करते रहो, लेकिन एक ह्यूमन कैपेसिटी होती है कि वो कंटिन्यूसली वो किसी काम को 5 घंटे से ज़्यादा नहीं कर सकता है। तो इसीलिए उसको कंटिन्यूसली 5 घंटे से ज़्यादा काम नहीं कराया जाता, और 5 घंटे के बीच में ही उसको आधे घंटे का ब्रेक देना ज़रूरी है, ठीक है। और अगर उसको लगातार 6 घंटे का काम कराना है तो ये काम सेंट्रल गवर्नमेंट के अप्रूवल के बिना नहीं कराया जा सकता, ठीक है। मतलब 5 घंटे का काम तो वो कर ही सकता है, प्लस में अगर वो 6 घंटे का काम कराना चाहता है तो वो स्टेट गवर्नमेंट का अप्रूवल लेके आएगा, तब वो 6 घंटे का काम कराने के लिए उसको बोल सकता है, ठीक है। और हर 5 घंटे के बीच में उसको एक आधे घंटे का ब्रेक देना बहुत ज़रूरी है। कंटिन्यूसली की बात हो रही है, लेकिन लगातार वो 5 घंटे काम कर रहा है, ठीक है। अब देखिए एक टर्म होता है स्प्रेड ओवर। स्प्रेड ओवर का मतलब क्या होता है कि आप एक फैक्ट्री में कितने टाइम तक रह सकते हैं एक दिन में, ठीक है। अब ऐसा नहीं है कि आपको 24 घंटे का दिन होता है तो 20 घंटे आपको फैक्ट्रीज में ही रहना है, ऐसा नहीं है। देखिए 9 घंटे तो उसका वर्किंग आवर हो गया, ठीक है। अभी हम लोग पढ़े थे ना मैक्सिमम 9 घंटा पर डे वो काम कर सकता है, तो 9 घंटा उसका वर्किंग आवर हो गया, प्लस उसको जो इंटरवल मिल रहा है आधे आधे घंटे का तो वो एक्सटेंड करके 10.5 आवर्स तक वो फैक्ट्रीज में रह सकता है, ठीक है। और कुछ जगह पे जहाँ पे ज़्यादा टाइम की ज़रूरत पड़ती है तो वहाँ पे 12 घंटे तक वो रह सकता है, लेकिन उसके लिए चीफ इंस्पेक्टर का अप्रूवल लेना अनिवार्य है, ठीक है। अब हम देखते हैं पेड लीव्स। पेड लीव्स वो होते हैं जहाँ पे आप छुट्टी तो लेते हैं लेकिन आपका पैसा नहीं कटते हैं, ठीक है। मतलब कि लीव तो आप लेते हैं लेकिन आपके वेजेस मिलते रहते हैं, ठीक है। अब जैसे कि मैटरनिटी बेनिफिट एक्ट हो गया 1961 का, उसमें 26 वीक्स का वुमेंस को, जो प्रेग्नेंट वुमेंस होती हैं उनको पेड लीव्स मिलता है। तो वैसे ही जो वर्कर्स हैं वो 40 डेज़ पर ईयर में काम कर सकते हैं, ठीक है। और अगर वो 240 डेज़ पर ईयर में काम कर रहे हैं तो उनको हर 20 दिन में एक लीव वो ले सकते हैं, ठीक है। और कोई अगर कोई चाइल्ड है, ठीक है, चाइल्ड आप समझ रहे हैं कौन है, जो 15 साल से कम है और 14 साल के ऊपर है, ठीक है। अगर कोई चाइल्ड है तो वो हर एक 15 दिन में एक छुट्टी ले सकता है, ठीक है। अब एक टर्म होता है कैरी फॉरवर्ड लीव। मान लीजिए कि कोई एडल्ट है जो छुट्टी नहीं लिया, ठीक है, तो वो क्या करेगा, उसका जो छुट्टी का जो डेट है वो नेक्स्ट मंथ में वो शिफ्ट करा सकता है, ठीक है। तो मैक्सिमम एक साल में वो 30 दिन का एक्स्ट्रा छुट्टी ले सकता है अगर वो पहले छुट्टी नहीं लिया है तो। और वही जो चिल्ड्रन है वो 40 डेज़ का छुट्टी ले सकता है, ठीक है।
इसको आप ऐसे समझिए कि अगर कोई एक आदमी है, वो अगर छुट्टी लेना चाहता है, जैसे मान लीजिए कि वो छुट्टी नहीं लिया एक साल में, वो 365 दिन होता है तो 365 मान लीजिए कि वो अपने जितना भी छुट्टी उसका होता है वो एक भी नहीं लिया और अगले साल में पूरा छुट्टी ले लिया, तो ऐसा वो नहीं कर सकता। वो एक साल में वो 30 दिन की ही छुट्टी ले सकता है, ठीक है। बाकी जो बचे होंगे वो सब नल एंड वॉइड हो जाएंगे, मतलब वो सब नहीं माना जाएगा। अब जो लीव होता है वो एक साल में 3 बार से ज़्यादा नहीं ले सकते हैं, अगर लेंगे तो पैसा तो कटेंगे ही, ठीक है। अब देखिए कुछ रेस्ट्रिक्शन लगा है फैक्ट्रीज एक्ट के अंदर। पहला है कि जो वुमेन वर्कर हैं वो 6 AM to 7 PM ही काम करेंगी, ठीक है। लेकिन स्टेट गवर्नमेंट के अलाव से 5 AM to 10 PM काम किया जा सकता है, लेकिन वो काम के कंडीशन पर डिपेंड होगा, ठीक है। कि अगर स्टेट गवर्नमेंट अलाउ करता है तो वो वुमेंस का जो टाइम पीरियड है काम करने का उसको एक्सटेंड कर सकता है, लेकिन उसके लिए उसको जो फैक्ट्री एक्सटेंड कर रहा है उसको सिक्योरिटी और सेफ्टी प्रोवाइड करना पड़ेगा वुमेंस को, ठीक है। और जो फीमेल चाइल्ड वर्कर अगर होगी, चाइल्ड वर्कर मतलब 14 से ऊपर और 15 से कम, तो अगर कोई फीमेल चाइल्ड वर्कर काम कर रही होगी तो उसको 8 AM से 7 PM, इसमें कोई और कंडीशन नहीं है, इसमें सिर्फ एक यही कंडीशन है कि फीमेल चाइल्ड वर्कर है तो उसको 8 AM से 7 PM तक ही काम करना है, ठीक है। अब एक होता है ओवरलैपिंग शिफ्ट। ओवरलैपिंग शिफ्ट मतलब ये होता है कि जैसे मान लीजिए कि आप दिन में काम किए और उसी दिन आपका जो ऑक्यूपायर है, जो आपका ओनर है, वो बोलता है कि आपको आज से नाइट शिफ्ट करना है, तो वो आज ही से आप शुरू हो जाइए, तो ये तो आपका फिर डबल काम हो गया, तो ये ओवरलैप शिफ्ट हो गया, तो ये प्रोहिबिटेड है फैक्ट्रीज एक्ट के अंदर, ठीक है। आप एक ही दिन में डे और नाइट शिफ्ट नहीं कर सकते हैं, ठीक है। अब देखिए फैक्ट्री के अंदर दो चीज़ें होती हैं, पहला या तो फैक्ट्री फर्म होगा या तो फिर वो कंपनी होगा, और अगर वो फर्म होगा तो फर्म में वो पार्टनर्स होंगे जो कंपनी को चला रहे होंगे, और अगर कंपनी होगा फैक्ट्री को चला रहे होंगे, अगर जो कंपनी होगा उसमें डायरेक्टर्स होंगे। तो ये जो पार्टनर्स और डायरेक्टर्स होते हैं ये ही सब ऑक्यूपायर कहलाते हैं, ठीक है, जो फैक्ट्री के एक्ट को इम्प्लीमेंट कराते हैं अपने अपने फर्म और कंपनी में, ठीक है। तो ये जो ऑक्यूपायर हैं इनके पास अल्टीमेट रेस्पॉन्सिबिलिटी होती है, और ये जितने भी फैक्ट्री के अफेयर होते हैं उन सबको मैनेज करते हैं, ठीक है। तो फैक्ट्री में जो ऑक्यूपायर का जो नाम होता है वो इन्फॉर्म करना पड़ता है फैक्ट्री को, चीफ इंस्पेक्टर को, ताकि अगर कोई भी इंफॉर्मेशन बतानी हो, पहुंचानी हो बात, तो वो ऑक्यूपायर को सीधे इन्फॉर्म कर दिया जाए, ठीक है। अब देखिए ड्यूटी क्या होता है ऑक्यूपायर का। तो ऑक्यूपायर का मेन ड्यूटी क्या है कि वो फैक्ट्री के सारी चीज़ों को मॉनिटर करेगा, ठीक है। प्लेस ऑफ वर्क को इंश्योर करेगा कि वो हेल्दी, सेफ्टी और वेलफेयर रहे वर्कर्स के लिए, ठीक है। और फैक्ट्री को वो सेफ बनाएगा, विदाउट रिस्क बनाएगा, ठीक है। और जो सब्सटेंस यूज़ हो रहे हैं फैक्ट्रीज़ में उसको अच्छे से प्रॉपर हैंडल करेगा, स्टोरेज करेगा, ट्रांसपोर्ट करेगा और सेफ्टी से रखेगा, ठीक है। लोगों को इंस्ट्रक्शन देगा, इंफॉर्मेशन देगा, ट्रेनिंग कराएगा, सुपरविज़न रखेगा वर्कर्स के ऊपर। तो ये ऑक्यूपायर का ड्यूटी होता है, मतलब सारे काम ऑक्यूपायर देखता है जो हैंडल करते हैं उसका, ठीक है। अब जो फैसिलिटीज़ और कन्वीनियंसेस हैं वो वर्कर्स को क्या क्या मिलेंगे, जैसे कि क्लीन होना चाहिए, ठीक है, जो फैक्ट्री है वो क्लीन होना चाहिए, वेस्ट एफ्लुएंट होना चाहिए, वहाँ पे वेस्ट नहीं होने चाहिए, ठीक है, डिस्पोजल होने चाहिए, और डस्ट और फ्यूम से नहीं वहाँ पे, मतलब डस्ट और फ्यूम अगर हैं तो उससे सफाई किया जाए, वेंटिलेशन अच्छे से प्रोवाइड कराया जाए, टेम्परेचर रीज़नेबल होना चाहिए, न ज़्यादा गर्मी न ज़्यादा ठंडी, तभी वो काम कर पाएंगे बेचारे। फिर आर्टिफिशियल ह्यूमिडिफिकेशन होना चाहिए, मान लीजिए ज़्यादा ह्यूमिड इन्वायरमेंट है तो उसको आर्टिफिशियली हटाया जाए। ओवर क्राउडिंग मतलब कि ज़्यादा धक्का मुक्की ना हो, उसके लिए ओवर क्राउडिंग को मैनेज करने के लिए वहाँ पे इंश्योर किया जाए सेफ्टी। लाइटनिंग, ड्रिंकिंग, टॉयलेट और स्पिटून्स प्रोवाइड कराया जाए,
ठीक है। मेल और फीमेल दोनों के लिए अलग अलग टॉयलेट्स भी प्रोवाइड कराया जाए। और इस स्पिटून्स क्या होता है, जिसमें वो स्पिट करते हैं, जैसे मान लीजिए अगर कुछ फंस जाए दांत वगैरह में या फिर कुछ चल जाए मुंह में, तो स्पिटिंग के लिए ज़रूरी होता है, ठीक है। अब कुछ एडिशनल फैसिलिटीज़ होते हैं, जैसे मान लीजिए किसी फैक्ट्री में 150 से ज़्यादा वर्कर्स हैं, तो वहाँ पे रेस्टरूम और सेंटर्स फॉर ड्रिंकिंग फैसिलिटीज़ बनाना अनिवार्य है, ठीक है। अगर 250 से ज़्यादा मेंबर हैं तो वहाँ पे कैंटीन भी बनाना ज़रूरी है। और अगर 500 से ज़्यादा हैं तो वहाँ पे एक वेलफेयर ऑफिसर्स को अपॉइंट किया जाएगा और एम्बुलेंस रूम बनाया जाएगा, ठीक है। तो जो ये वेलफेयर ऑफिसर है, मान लीजिए कि इसको ये अच्छे से काम कर रहा है, लेकिन इसके ऊपर कोई गलत इल्ज़ाम लगा दिया, तो इसीलिए इसको एक प्रोटेक्शन मिला है कि इसको कोई भी पनिश नहीं कर पाएगा बिना प्रायर परमिशन के चीफ़ कमिश्नर के। मतलब चीफ़ कमिश्नर से परमिशन लेके आओ, उसके बाद आप इसके ऊपर एक्शन ले पाओगे। इसीलिए इसको इम्यूनिटी दिया गया है कि ये अपना काम अच्छे से कर पाए। और अगर मोर देन 1000 वर्कर्स हैं तो वहाँ पे सेफ्टी ऑफिसर्स की इंश्योर करेंगे। अगर मोर देन 30 वुमेन हैं किसी भी फैक्ट्री में तो वहाँ पे क्रच फैसिलिटी भी देंगे, जो बच्चे को पालने के लिए नहीं होता है क्रच फैसिलिटीज़, वो सब, ठीक है। अब देखिए वेलफेयर मेजर्स क्या क्या हैं, ठीक है। तो वेलफेयर मेजर्स जैसे मशीन को प्रॉपर फेंसिंग करके रखेंगे ताकि किसी का हाथ वाथ ना कट जाए या फिर कोई केमिकल वगैरह ना लग जाए हाथ पे, तो इसीलिए प्रॉपर हर चीज़ का फेंसिंग बना के रखेंगे, ठीक है। अगर लिफ्ट वगैरह है तो वो गुड कंडीशन में होना चाहिए, पीरियडिकली इसको टेस्ट किया जाएगा ताकि दिक्कत ना आए, ठीक है। प्रेशर प्लांट अगर है तो उसको चेक करेंगे। फ्लोर स्टेयर्स ये सबको अच्छे कंडीशन में और फ्री फ्रॉम ऑब्स्ट्रक्शंस रखेंगे, ठीक है। आई डस्ट गैस फ्यूम्स अगर ये सब हैं तो उसके लिए सेफ्टी अप्लायंस ज़रूरी है, ठीक है। फायर वगैरह के लिए फायर फाइटिंग इक्विपमेंट्स होना चाहिए। और अगर कोई हज़ार्डस सब्सटेंस है तो उसके लिए एडिशनल सेफ्टी मेजर्स उनको रखना ज़रूरी है। और अगर मोर देन 1000 वर्कर्स हैं तो वहाँ पे तो सेफ्टी ऑफिसर अपॉइंट करना भी बहुत ज़रूरी है, ठीक है। अब देखिए एक होता है नोटिस बोर्ड, कि फैक्ट्री के बाहर एक नोटिस बोर्ड लगा रहेगा जहाँ पे डिस्प्ले करेंगे इंग्लिश में और लोकल लैंग्वेज में, ठीक है। कौन करेगा? ऑक्यूपायर करेगा। और उसमें क्या लिखा रहेगा? उसमें फैक्ट्रीज़ एक्ट के बारे में कि वो क्या क्या इसके रूल्स हैं, क्या क्या इसका समरी है, वो सब, ठीक है। और तो और नोटिस बोर्ड में सर्टिफाइंग जो सर्जन होगा उसका नेम और एड्रेस लिखा रहेगा उसमें, ठीक है। प्लस जो इंस्पेक्टर है फैक्ट्रीज़ का उसका भी नेम और एड्रेस लिखा रहेगा, ठीक है। तो जैसा हम लोग अभी पीछे देखे थे कि जो सर्टिफाइंग सर्जन है वही सर्टिफिकेट ऑफ फिटनेस प्रोवाइड कराता है चाइल्ड और एडोलेसेंट को, ठीक है। तो ये जो इंस्पेक्टर ऑफ फैक्ट्रीज़ है इनका पावर क्या क्या होता है? ये फैक्ट्री में एंटर कर सकते हैं, प्लांट मशीन को एग्जामिन कर सकते हैं और कोई भी डॉक्यूमेंट को प्रोड्यूस करा सकते हैं, फ़ोटोग्राफ लेके रिकॉर्ड कर सकते हैं फॉर द फैक्ट्री, ठीक है। तो ये उनका पावर है। अब देखिए एक होता है हज़ार्डस प्रोसेस, जैसे मान लीजिए कि कोई हज़ार्डस सब्सटेंस है, जैसे मान लीजिए केमिकल है, ये सब है, ठीक है, जिससे वर्कर्स की जो हेल्थ कंडीशन है उसके ऊपर क्वेश्चन उठ सकता है। तो वो जो हज़ार्डस प्रोसेस है वो फैक्ट्रीज़ एक्ट में सेफ्टी के लिए, प्रोटेक्शन के लिए उसमें दिया गया है। तो जो फैक्ट्रीज़ एक्ट का जो फर्स्ट शेड्यूल है उसमें बात किया गया है कि जितने भी हज़ार्डस प्रोसेस हैं उसके बारे में वो लिखा है, ठीक है। मटेरियल इम्पेयरमेंट, जिससे मान लीजिए कि कोई मटेरियल इम्पेयरमेंट हो सकता है, ठीक है, शरीर को नुकसान पहुंचाया जा सकता है, उसके लिए ये सब प्रोसेस दिया गया है। पॉल्यूशन ऑफ जनरल इन्वायरमेंट, ठीक है, जनरली अगर किसी इन्वायरमेंट को पॉल्यूट करने के लिए कोई सब्सटेंस है तो उसके खिलाफ भी ये सब प्रोटेक्शन दिया गया है, ठीक है। अब ये सब किसी भी लेवल पे हो सकता है फैक्ट्रीज़ में, ऐसे रॉ मटेरियल के लेवल में हो गया, ठीक है। मान लीजिए यूरेनियम का कोई फैक्ट्री है तो वो रॉ मटेरियल हो गया, इंटरमीडिएट प्रोडक्ट हो गया, फिनिश प्रोडक्ट हो गया, ठीक है। बाई प्रोडक्ट मान लीजिए, या फिर वेस्ट इफ्लुएंट की उसके वेस्ट की वजह से इन्वायरमेंट पॉल्यूशन बढ़ रहा है, तो किसी भी फॉर्म में हो सकता है हज़ार्डस सब्सटेंस, ठीक है।
तो ये स्टेट गवर्नमेंट है, ये एक साइट अप्रेजल कमेटी बनाएगा जिसको 90 डेज़ के अंदर एडवाइस देना होगा कि स्टेट गवर्नमेंट कैसे कैसे हज़ार्डस सब्सटेंस को अप्रूव करता है। ठीक है, किसी फैक्ट्रीज़ में अगर अप्रूव कराना है कि ये हज़ार्डस सब्सटेंस बनाया जा सकता है कि नहीं या फिर यूज़ में लाया जा सकता है कि नहीं, तो उसके लिए साइट अप्रेजल कमेटी है वो एडवाइस करेगा। ठीक है, अब जो ऑक्यूपायर होता है उसका काम क्या होता है? उसका काम ये होता है कि जितने भी वर्कर्स हैं वहाँ के फैक्ट्रीज़ के, या फिर जो चीफ़ इंस्पेक्टर हैं, या फिर उस इलाके में जो जनरल पब्लिक हैं, या फिर कोई लोकल अथॉरिटी है, उन सबको वो ऑक्यूपायर इन्फॉर्म करेगा और एक्यूरेट और अप टू डेट इंफॉर्मेशन देगा कि ये सब हज़ार्डस सब्सटेंस हमारे यहाँ है और ये चीज़ ऐसे ऐसे हो रहा है, सब कुछ इन्फॉर्म करेगा ऑक्यूपायर। ठीक है, ये इसलिए किया जाता है कि सेफ्टी को इंश्योर कर सके। ठीक है, फिर एक इंक्वायरी कमेटी बैठाया जाता है सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा। उसमें क्या होता है, उसमें मान लीजिए कि कोई एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी सिचुएशन आ गया, ठीक है, उसके लिए इंक्वायरी कमेटी बैठती है। मान लीजिए कि हज़ार्डस सब्सटेंस का फेलियर हो गया, ठीक है, या फिर कोई निगलेक्ट कर गया, तो ऐसा एक्चुअली में होता ही है। जैसे भोपाल गैस ट्रेजेडी में हुआ था, तो ये सब क्या था, ये सब फेलियर ही था, ये नेगलेक्ट किया गया था, वो अच्छे से नहीं वहाँ पे स्टैंडर्ड को फॉलो किया गया था। ठीक है, हेल्थ और सेफ्टी स्टैंडर्ड को मिनिमम कर दिया गया था। ठीक है, तो वो जो इंक्वायरी कमेटी है वो इंक्वायर कर सकता है हेल्थ और सेफ्टी को किसी भी फैक्ट्री के अंदर। ठीक है, और जो इमरजेंसी स्टैंडर्ड्स हैं उसको बनाए रखता है। ठीक है, जो डायरेक्टर जनरल होते हैं फैक्ट्री के, वो सर्विस और लेबर इंस्टीट्यूट बनाते हैं। ठीक है, सेंट्रल गवर्नमेंट डायरेक्शन देता है ताकि ये स्टैंडर्ड मेंटेन रखे। ठीक है, फिर जो ये फैक्ट्रीज एक्ट 1948 का है, इसमें एक सेकंड शेड्यूल है। सेकंड शेड्यूल क्या बात करता है? फर्स्ट शेड्यूल अभी हम लोग देखे थे यहाँ पे, ये देखिए यहाँ पे हम लोग देखे थे फर्स्ट शेड्यूल, जिसमें हज़ार्डस प्रोसेस के बारे में लिखा गया है। तो वैसे ही एक सेकंड शेड्यूल होता है जो बताता है कि कितना एक्सपोजर अलाउ है केमिकल और टॉक्सिक सब्सटेंस का। ठीक है, कितना एक्सपोजर अलाउ है केमिकल और टॉक्सिक सब्सटेंस जो होते हैं उनका, ये सेकंड शेड्यूल में लिखा है। फिर जो हज़ार्डस प्रोसेस है उसको ऑक्यूपायर जो है वो सेफ्टी कमेटी बनाता है, जिसमें वर्कर्स भी रहते हैं और जो मैनेजमेंट के मेंबर्स होते हैं वो भी रहते हैं, और दोनों के इक्वल मेंबर उसमें रखते हैं। ठीक है, कौन रखता है? ऑक्यूपायर। सेफ्टी कमेटी कौन बनाता है? ऑक्यूपायर। ठीक है, ये किस लिए बनाया जाता है? ताकि वर्कर्स और मैनेजमेंट के बीच में कोऑर्डिनेशन को मेंटेन करके रखें। ठीक है, क्योंकि हम लोग हज़ार्डस प्रोसेस के लिए डील कर रहे हैं ना, तो वो ज़रूरी बन जाता है। ठीक है, और अगर मान लीजिए कि फ्यूचर में कोई ऐसा डेंजर आने वाला है, मान लीजिए कि हज़ार्डस सब्सटेंस लीक हो रहा है और धीरे धीरे लीक हो रहा है और बाद में पता चला हम लोग को, तो तुरंत नोटिस भेजना पड़ेगा ऑक्यूपायर को, मैनेजर को और एजेंट को। ठीक है, कौन भेजेगा? ऑक्यूपायर भेजेगा। ठीक है, फैक्ट्री का ऑक्यूपायर। और अगर मान लीजिए जो ऑक्यूपायर है या फिर जो मैनेजर है वो अगर फेल कर जाता है, ठीक है, तो इसके ऊपर पेनल्टी लग सकता है, 2 साल का जेल का टर्म और 1 लाख का उसको फ़ाइन देना पड़ सकता है। ठीक है, तो ये हो गया हमारा फैक्ट्रीज एक्ट 1948। हम लोगों ने बहुत स्मॉल टाइम पीरियड में पूरा एक्ट अच्छे से कवर कर लिया है, और आप लोग ऐसे ही जो एक्ट्स हैं उसको आप कवर कर सकते हैं। ज़्यादा से ज़्यादा बार रिवाइज़ करके इसको आप प्रॉपर अच्छे से प्रिपेयर कर सकते हैं। ठीक है, मैं देख रहा था कि और कुछ नहीं बचा है बताने के लिए, तो आपका सारा कुछ हो चुका है। सो थैंक यू।